चलते हैं चर्चा की ओर और इस मामले में भी टिप्पणी हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनकी ले लेते हैं। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के फैसले का क्या राजनीति में असर होने वाला। इस फैसले पर सबकी निगाहें थी। मुरारी जी, ये फैसला बताता है कि अब ईवीएम से ही चुनाव होगा। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही थी। देखिए मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं बहुत तारीफे काबिल ढंग से मैं स्वागत करना चाहता हूं। कुछ पार्टियां जिस प्रकार से इस देश में भ्रम फैला रही थी, उनको करारा तमाचा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत बड़ी बात आज बोली है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, भारत पुनः बैलगाड़ी के दौर पर नहीं जाएगा और हिंदुस्तान जब आगे बढ़ रहा है तो ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और वापस अपने गौरवशाली परंपरा, अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर जो विरासत पुराना था उसमें भारत फिर से लौटेगा। उसमें विज्ञान और आपका विरासत, इसका साझा मेल चलता रहेगा। देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले वोटिंग मशीन की शुरुआत 1999 में राजिम बाई इलेक्शन में हुई थी। उस इलेक्शन में मैं था। ये केरल में जीतते हैं तब वोटिंग मशीन सही रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है केरल में। उसी कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल में ऐतराज हो जाती है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी को वोटिंग मशीन से कोई ऐतराज नहीं है। आपके तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू को ऐतराज नहीं है। जगन मोहन रेड्डी जी को कोई ऐतराज नहीं है। डीएमके को कोई ऐतराज नहीं है। यहां तक अन्य पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य पार्टियां हो, इनको भी ऐतराज नहीं है। यह ज्यादातर देखा गया है जो चुनाव में हार जाता है वो ये बोलता है कि वोटिंग मशीन गड़बड़ था। आपके घटना और बताता हूं मैं, आप इसको जोड़ने का प्रयास करिएगा कि जो बेटा एग्जाम में फेल हो जाता है या पेपर बनाता नहीं है, वो बच्चा अक्सर इस शिकायत करता है कि जांचने वाला गलत था, मैं तो अच्छा पेपर बना के आया और मेरे को 90% मार्क मिलता है। ये वोटिंग मशीन को विदेश से बन कर नहीं आता मोहन जी। ये मशीन हमारे हैदराबाद और बेंगलोर में बनता है। इसमें कोई चिप सिस्टम नहीं है। ये पूरी तरह से आपका जैसे स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन नहीं, कीपैड फोन होता है, कीपैड, यस, कीपैड फोन होता है, बिल्कुल सेम है। जितना आप दबाओगे उतना ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। इसी वोटिंग मशीन को लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसमें 10 साल इसने केंद्र में चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में पिछला चुनाव जीता। और मैं तो एक अंतिम एक बात बोलना चाहूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भ्रम फैलाने वाले ऐसे राजनीतिक दलों को करारा जवाब दिया है, देश के लोगों का सम्मान किया है, हमारे निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को कायम किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। एक अंतिम बात मैं बोलना चाहूंगा कि जिनको लगता है कि वोटिंग मशीन गड़बड़ है तो कृपया वो जीते हुए सीट से इस्तीफा दे देना। भाई, आप वोटिंग मशीन से जीतते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 35 सीट कांग्रेस जीती तो वो वोटिंग मशीन से जीती मोहन। ठीक है, चलिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस के लिए क्या ये सेटबैक है, कोई झटका है? देवा जी, और आप वकील भी हैं, इस तरीके की स्थितियों को अब कैसे कांग्रेस लेगी? क्या इसमें कोई संभावना आगे कुछ बनती है क्या और बचती है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं वो स्वागत योग्य है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। लोगों की धारणाएं रहती, विभिन्न प्रकार के लोगों की विभिन्न प्रकार की धारणाएं रहती है। हर व्यक्ति संतुष्ट किसी से नहीं हो सकते। जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो कोर्ट की श्रेणी में जाते हैं। अब वो किस आधार पर अपना तथ्य रखते हैं, क्या उनका तथ्य सही है या गलत है, उसके निर्णय करने का अधिकार कोर्ट का होता है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए हैं वो स्वागत योग्य है। इस संबंध में हम कुछ भी बोलना नहीं चाहते। ईवीएम में आज भी चुनाव हो रहा है, द्वितीय चरण का चुनाव, और आगे भी होता रहेगा। राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें जो हो रहा है वो निर्वाचन आयोग कर रही है। चलिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया। निर्वाचन आयोग ने ये फैसला दिया है, इसको कैसे लेते हैं? गाहे बगाहे सवाल उठता था कि आप लोग जीते हैं तो ईवीएम में सेटिंग है।
सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और प्रारंभ से है इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत रहा है कि ईवीएम जो प्रणाली है वो एक सशक्त प्रणाली है, सुनिश्चित प्रणाली है। लेकिन हमने पिछले कुछ चुनाव में देखा कि कांग्रेस को जहां जहां हार का सामना करना पड़ा, राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट इसमें आता है, कहीं कहीं पर हमने सोनिया गांधी जी का भी स्टेटमेंट सुना और खड़गे जी का भी स्टेटमेंट सुना है, और 10 एक नहीं कम से कम 10 बार कुछ इन्हीं के भेजे हुए लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार किए थे और वहां 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि माननीय न्यायालय ने उनको डांट लगाते हुए कुछ फाइन भी ठोका था। तो मुझे लगता है कि यह एक अंतिम मोहर जो कील लगाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब ये राजनीतिक दलों को समझ जाना चाहिए कि वो अपनी कार्य प्रणाली से पिछड़ रहे हैं। जैसे कि एक मैं 2 लाइनों से अपनी बातों को कंप्लीट करूंगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये होता क्या है कि हम जब जीतते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, पिछली सरकार लगभग 70 से ज्यादा सीटें इनके पास आई, तो ये इनको लगा कि ये हमारी वजह से आई। लेकिन जब ये हार जाते हैं तब इनको लगता है कि हम ईवीएम की वजह से हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो संस्थाएं हैं जो इस तरह से पारदर्शिता से काम करती है उन पर विश्वास जताना चाहिए, उन पर कहीं भी संदेह व्यक्त नहीं करना चाहिए। अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ा फैसला आया है, राहत भरा फैसला आया है, क्योंकि संशय के बीच चुनाव हो रहा था कि आगे आधे में कहीं बैलेट की गिनती ना आ जाए, वीवीपैट की गिनती ना हो जाए, तो संशय खत्म हो गया है, एक बड़ा मैसेज हो गया है। तो इस बीच अब हमने जो बातें बताई थी कि नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण बात, भव्य भारत बनाना, दिव्य भारत बनाना, विकास के पथ पर चलाना, इस तरीके के मुद्दों को बीजेपी अपने साथ लेके चल रही है। वहीं बेरोजगारी और जो असफलताएं हैं उसे कांग्रेस मुद्दा बना के चल रही है। क्या ये मुद्दे इस चुनाव में काम कर रहे होंगे? एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले देवा जी से ले लेते हैं। देवा जी, क्या जो आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं उन्हीं पर चुनाव हो पा रहा है या बीजेपी कुछ मुद्दों को डाइवर्ट करने में कामयाब हो गई? आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, दूसरे मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को? देखिए क्या है, बीजेपी अभी तक पिछले 10 सालों से पूरे भारत में विकास को छोड़कर केवल मंदिर के ही बारे में बोलते हैं। बीजेपी के कोई भी नेता कभी बोले हैं कि भारत में महंगाई को हमको कम करना है, भारत में बेरोजगारी को दूर करना है, रोटी कपड़ा और मकान जनताओं के बीच में हमें आसानी से उपलब्ध हो, लाइट पानी सड़क, इस संबंध में क्यों नहीं बोलते? वो इस संबंध में रखे। यही मुद्दा कांग्रेस का है कि लोगों को बीच में, आम जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, आसानी से उनके समस्याओं का निराकरण हो, हेल्थ का व्यवस्था हो और शिक्षा से संबंधित। बीजेपी बता दे कि शिक्षा से संबंधित ऐसा क्या कार्य किए पिछले 10 सालों में जिससे लोगों को बहुत आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। एक नई शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए कोई कार्य किए क्या? इस संदर्भ में कोई कार्य नहीं किए, केवल एक ही चीज बोलते हैं कि हम बीजेपी से लेते। बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करती है कि उनके घोषणा पत्र में क्या लिखा है, वो किसको सामान बांट देंगे नहीं बांटेंगे, इस पर ज्यादा बात करती है। सरकार जो बनी नहीं है वो बन के क्या करेगी इस पर ज्यादा बात करती है। छाबड़ा जी, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ये शिक्षा और ये रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? मोहन जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं सारी बातों को आपके सामने रखता हूं। जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने विषय रखा मंदिर को लेकर, सबसे पहले तो मैं उसी विषय पर आऊंगा कि इस देश में 550 सालों से जो ग्रहण लगा हुआ था, भगवान राम जी जिस टेंट में निवासरत थे और ये सबके आस्था के हैं, सबके कण कण में विराजमान है। यदि आज भव्य मंदिर बनता है तो किस बात की पीड़ा क्यों कांग्रेसियों के मन में होती है? और रहा सवाल विकास का, तो मैं अयोध्या के राम मंदिर से ही विकास की बात को जोड़ते हुए शुरुआत करूंगा कि जब भगवान राम जी का भव्य मंदिर बना तो वहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, वहां पर होटल व्यवसाय बढ़ा है, वहां पर आवागमन की सुविधाएं बढ़ी और कई एक क्षेत्र विशेष मैं पूरा विषय में आ रहा हूं। चूंकि ये विषय मंदिर से प्रारंभ हुआ था इसलिए मंदिर तक मैं ले जाके फिर वापस आ रहा हूं। आप देखेंगे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज हिंदुस्तान जो है आत्मनिर्भर बना। ये कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? खिलौना व्यवसाय जिस पर कभी हम चीन पर निर्भर होते थे, आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम, तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? 4 करोड़ पक्के मकान हमने बना लिए हैं और 3 करोड़ और हमने अभी नए घोषणा पत्र में सम्मिलित किया। आप सोचिए उस मकान के बनाने के पीछे कितने
लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं सिलसिलेवार अपनी बातों को रख रहा हूं। 10 करोड़ गृहिणियों को गैस की सुविधा दी गई है। जी, मैं बता रहा, मैं वही मुद्दे आम के ही है। ये अगर मकान बनना गरीबों का तो किसका मुद्दा हुआ? ये 10 करोड़ अगर गृहिणियों को गैस मिल रहा है किसका मुद्दा हुआ? 100 शहरों को हमने वंदे भारत से जोड़ा है, ट्रेन से जोड़ा है, ये किनका विषय हुआ? 50 करोड़ को 5 लाख मुफ्त इलाज की हमने सुविधा प्रदान की है। शौचालय बनाए, घर घर में लगभग 12 करोड़ शौचालय हमने बनाए हैं। घर घर नल जल योजना जो हमने लाकर दी है। और इस तरह से देखेंगे कि 90 लाख SSG जो है उनको स्व-सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने, तो ये सारा विषय रोजगार से जुड़ा है। इनको लगता है कि सरकारी नौकरियां, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, लोगों को रोजगार की ओर ले जाना और खुद भी रोजगार लेना है और दूसरों को भी रोजगार देना है।